तो लास्ट टॉपिक पे मैंने आप सभी को क्योटो प्रोटोकॉल अच्छे से समझा दिया था, क्योटो प्रोटोकॉल समझा दिया था और मैंने आपको बताया था कि क्योटो प्रोटोकॉल में दो प्रतिबद्धताएं हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में दो प्रतिबद्धताएं हैं। पहली प्रतिबद्धता क्योटो प्रोटोकॉल की कब तक थी? पहली प्रतिबद्धता थी 2008 से लेकर के 2012 तक। तो 2012 में क्या किया गया, इसको रिन्यूअल कर दिया गया और दूसरी प्रतिबद्धता बना दी गई। ठीक है, दूसरी प्रतिबद्धता 2013 से लेकर 2020 तक। तो अब हम कहाँ आ गए? 2020 तक आ गए, 2020 में आ गए ना। अब हम 2020 में आ चुके हैं। अब ये प्रतिबद्धता समाप्त हो जाएगी, ये प्रतिबद्धता समाप्त हो जाएगी। 2020 में है तो क्योटो आपका समाप्त हो जाएगा। क्योटो किस लिए था? क्योटो था ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को लेकर के, कि इनको लेकर प्रतिबंध करना है। एक बाध्यकारी समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल बाध्यकारी समझौता, बाध्यकारी समझौता जिसके तहत क्या करना है? ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन को, उत्सर्जन को कम करना है। कितना कम करना था? इसके लिए एक टारगेट दिया गया था। टारगेट कितना था? 2008 से 2012 तक 1990 के दशक से 5% नीचे करना है और 2013 से 2020 तक 1990 के दशक से 18% नीचे करना है। ये क्योटो प्रोटोकॉल में था और इसको लेकर एक पूरा नियम पुस्तिका बनाई गई थी, जिसके तहत बताया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग होगी और उसके तहत जो है कई तरीके, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट बेस, से सारी चीज़ें मैं आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि समाप्त हो रही है। तो भाई क्योटो प्रोटोकॉल चला जाएगा तो फिर क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या ग्रीन हाउस गैसेस को, उत्सर्जन को लेकर कोई कार्य नहीं किया जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। तो अब क्या किया गया? अब चूंकि क्योटो प्रोटोकॉल में वैसे अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसके लक्ष्य पूरे नहीं हुए, इसके लक्ष्य अभी भी अधूरे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के लक्ष्य अभी भी अधूरे हैं, अभी भी इसके पूरे लक्ष्य नहीं हुए हैं, है ना। यहाँ तक कि डेवलप्ड इकोनॉमी जो है उन्होंने उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से काम नहीं किया। क्योटो प्रोटोकॉल से बहुत सारे देश हट भी गए, अलग भी हो गए। जैसे कनाडा क्योटो प्रोटोकॉल से अलग हो गया। तो कुछ देश जो है समझौतों से अलग थलग भी हुए। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि भाई क्योटो का जो पूरा मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म यदि खत्म हो जाता है तो फिर क्या होगा, कैसे हम हैंडल करेंगे पूरे के पूरे सिनेरियो को। तो ऐसी स्थिति में 2015 में एक समिट हुई जिसको बोलते हैं पेरिस समझौता। पेरिस समझौता ये आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत चर्चा में रहा है समझौता। और किसके द्वारा कराया गया? यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में हुआ। COP21 बोलते हैं, COP21। क्योटो क्या था? COP3। ये क्या था? COP21। अब ये COP21 में विश्व के सभी देश उपस्थित हुए पेरिस समझौता 2015 में, और इन्होंने कहा कि भाई जब क्योटो समाप्त होगा तो क्योटो के बाद हम क्या करेंगे? एक नए तरीके का मैकेनिज्म लेकर के आएंगे और यही है पेरिस समझौता। अभी तक इसमें पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। 2020 में जब क्योटो प्रोटोकॉल समाप्त होगा तो उसका स्थान क्या ले लेगा? पेरिस समझौता उसका स्थान ले लेगा। ठीक, अब पेरिस समझौता क्या है ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, है ना। इसमें क्या टारगेट्स रखे गए हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, अभी पूरी तरीके से बन नहीं पाया क्योंकि अब अभी इस साल क्या होना है? COP21, माफ करिएगा, COP26 होनी है। कहाँ होनी है? ग्लासगो में। ग्लासगो में होनी है, इंग्लैंड में होनी है, और ब्रिटेन में होगी ग्लासगो में। COP26 नवंबर के महीने में है, शायद ये नवंबर के महीने में है। और इससे पहले अभी हुई थी आपकी COP25, है ना, COP25। उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए गए। कहाँ पर हुई थी? स्पेन, मैड्रिड में हुई थी मेरे ख्याल से। हाँ, स्पेन मैड्रिड में हुई थी COP25, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा पाए। ये भी कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से असफल हो गया। कारण क्या है? पेरिस समझौता से अमेरिका 2017 में अलग हो गया। 2017 में जब ट्रम्प सरकार आई, वैसे ट्रम्प सरकार ने जो चुनाव भी लड़ा था वो इसी बिहाफ पे लड़ा था कि पेरिस समझौता जो है वो विभेदकारी है ना, वो अमेरिका के हितों के खिलाफ है, तो इसलिए हम इससे अलग हो जाएंगे, इससे हम अलग हो जाएंगे। तो 2017 में जो है अमेरिका के पेरिस समझौते से अलग हो चुका है। इस साल अमेरिका में चुनाव भी हैं। चुनाव के बाद देखो क्या होता है। यदि डेमोक्रेटिक सरकार आती है तो शायद हो सकता है कि ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाए। तो अब आगे का मैकेनिज्म क्या होगा? क्योटो को बढ़ाया जाएगा, पेरिस आएगा, जहाँ तक पेरिस रिप्लेस करेगा क्योटो को। और इसको लेकर अभी
जो अभी मैड्रिड हुआ था COP25, अभी मैं इन सबको बताऊंगा कि किसमें क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ें बताऊंगा। 2020 से ये जो आपका ग्लासगो सम्मेलन होगा बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि इसके बाद ही आगे ग्रीन हाउस इमिशंस को लेकर क्या करना है। 2000 देखो, जो पेरिस समझौता था इसको पहले मोटे मोटे आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब पहले थोड़ा सा समझते हैं। COP19 वारसा में हुआ था, पोलैंड की राजधानी है वारसा, यहाँ हुआ था। और जब यहाँ पे हुआ, ये हुआ था 2013 में, 2013 में COP19 हुआ था। और इसमें कहा गया कि भाई चूंकि क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि 2020 तक ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं, एक मैकेनिज़्म बनाते हैं और सभी देशों को कहते हैं कि आप सभी कितना उत्सर्जन ख़त्म करोगे, इसको लेकर के एक पूरा का पूरा मैकेनिज़्म बनाइए, जिसका नाम दिया गया INDC। अभी मैं इसके बारे में पढ़ाऊँगा। INDC, ठीक, एक मैकेनिज्म दिया गया कि आपको एक लक्ष्य देना है कि आप कितना एमिशन खत्म करेंगे। भारत ने भी अपना INDC क्लियर कर दिया है। तो INDC मतलब एक ऐसा परिपत्र है जो कार्बन उत्सर्जन को लेकर राष्ट्रीय जवाबदेही है। तो हर राष्ट्र को ये एक लक्ष्य दिया गया और हर राष्ट्र इस पे काम करेगा। अभी इस पे चर्चा करेंगे। तो INDC बनाया गया पूरा प्रारूप कि भाई आप पेरिस समझौता से पहले पहले हमें अपना अपना INDC सौंप दीजिए, बता दीजिए कि आप कितना कार्बन इमिशन खत्म करेंगे। यानी यहाँ पर विकसित देश और विकासशील देश सभी को ले लिया गया एक साथ, ठीक है। क्योटो में क्या था, विकासशील देशों को अलग रखा गया था। क्योटो में क्या था, विकासशील देशों को अलग रखा गया था, है ना। और विकसित देशों को क्या किया गया था, उनको जिम्मेदारी दी गई थी एनेक्स कंट्री में रखा गया था। क्योटो में ये था, विकासशील देशों को नॉन एनेक्स में रखा गया। लेकिन INDC के तहत सबको ले लिया गया, एक साथ ले लिया गया कि भाई आप सभी राष्ट्र कितना कार्बन एमिशन करेंगे, अपना लक्ष्य आप लोग बताएं, है ना। और इसके बाद जब पेरिस समझौता हुआ तो इसमें कहा गया कि जो औद्योगिक युग रहा है, जो औद्योगिक ईरा रहा है, इससे पहले की अवधि से हमें क्या करना है, पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने का प्रयास करना है। पेरिस समझौते में ये बात हुई। अब क्या करना है, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड का तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को लेकर सक्रिय प्रयास करेंगे। इससे कम तो होना ही चाहिए, इतना, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। इसको लेकर हम सक्रिय प्रयास करेंगे, लेकिन लक्ष्य हमारा ये रहेगा। पेरिस समझौते में ये बात की गई, ठीक। आगे अब क्या चर्चा हुई, इसके बाद जो है ये कहा गया कि 2050 तक हम कार्बन ह्रास को 0 कर देंगे। मतलब क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। मतलब देखो, कार्बन उत्सर्जन तो कभी खत्म नहीं हो सकता, कार्बन उत्सर्जन तो कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं। हम करें क्या, जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसी तुलना में हम क्या करें, कार्बन सिंक तैयार कर दें, है ना। जैसे कि वनीकरण कर दें, व्यापक स्तर पर देशों में वनीकरण हो जाए, जिससे जितना कार्बन उत्सर्जन हो वो वायुमंडल में न जाकर के वनों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाए। या फिर हम तकनीकी को रिप्लेस कर दें, टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दें। जैसे अब आने वाला भविष्य क्या है, आपको क्या लगता है, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां चलती रहेंगी? नहीं चलती रहेंगी। कारण क्या है, पहले तो पेट्रोल और डीजल यही समाप्त हो जाएंगे, और समाप्त भी नहीं होंगे तो आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में कार्बन एमिशन को लेकर, कार्बन उत्सर्जन को लेकर जिम्मेदार हैं। अब तो चलो BS6 आ गया, विभिन्न मानक हैं, है ना। तो BS6 है, तो इनमें कार्बन एमिशन और ऐसे को लेकर के विभिन्न टेक्नोलॉजी रिप्लेस की जा रही है गाड़ियों में भी। लेकिन आने वाला भविष्य किसका है, इलेक्ट्रिकल कार का। अमेरिका में देख लें, टेस्ला ने पूरा अमेरिका जो है इलेक्ट्रिकल कार पे आ चुका है। भारत में भी इलेक्ट्रिकल कार बननी शुरू हो चुकी हैं, है ना। तो आने वाले समय में चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, और पेट्रोल और डीजल, अब जब डीजल की कार, BS6 में डीजल कार नहीं है, BS6 में सारी पेट्रोल कार है ना। तो अब क्या क्या धीरे धीरे ईंधन को भी रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग। तो हमें क्या करना है, तकनीकी रिप्लेसमेंट करना है। जैसे कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा, ये आप लोगों ने पढ़ा है, तो इन्वायरमेंट में आगे चल के मैं अभी पढ़ाऊंगा भी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, जल ऊर्जा, जिनके माध्यम से पर्यावरण को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होता है और पर्यावरण पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है, ऐसे ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करना है। तापीय ऊर्जा को हम रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे, जिससे कार्बन एमिशन होता है। तो अब ऐसा प्रयास भी चालू किया जाएगा। सौर संगठन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ये कॉन्सेप्ट भी पेरिस समझौते से ही उभर के आया। 2016 में जो अगला COP हुआ, तो उसमें जाकर के COP16 में इसको लेकर के फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया। तो चलिए अब एक एक चीज़ों को समझाता जाता हूँ, बताता जाता हूँ। सबसे पहली चीज, चलिए अब एक एक चीज सबसे पहले समझिए।
आईएनडीसी के बारे में बात कर रहे थे। इसको बोलते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान। यानी आपका क्या योगदान होगा कार्बन एमिशन को कम करने को लेकर के, आपका क्या योगदान होगा। आसान भाषा में कहूं तो ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा लक्ष्य निर्धारित करना। और ये बात कब हो गई, COP 19 में। COP 19 कहां हुआ था, वार्सा में 2013 में हुआ था, जिसमें सभी देशों को 2015 में पेरिस में होने वाले सम्मेलन में COP 21 में पूर्व अपने अपने आईएनडीसी को तैयार करके प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। ठीक, कि आप कितना ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करेंगे, आपकी क्या रणनीति है, हर देश अपना अपना मसौदा प्रस्तुत करे। कब, COP 21 से पहले, पेरिस समझौते से पहले। कब कहा गया, COP 19 में, वार्सा में। दिमाग खोल के चलना, देखो दिमाग खोल के चलना तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैं 2012 में क्या हुआ था, दोहा कतर सम्मेलन हुआ था, जिसमें क्या किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता बढ़ा दी गई थी 2013 से 2020 तक। चूंकि क्योटो प्रोटोकॉल 2020 में समाप्त होने वाला है, तो इसके लिए एक नया मैकेनिज्म लाना था, और नया मैकेनिज्म आया पेरिस समझौता में, COP 21 में। तो सभी देशों को COP 19 में ही कह दिया गया कि आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अपना अपना क्या करना है, लक्ष्य निर्धारित करना है ग्रीन हाउस उत्सर्जन को लेकर के। ठीक है, और इसको लेकर एक अंतिम तिथि बनाई गई अक्टूबर 2015 की। आईएनडीसी आपको अक्टूबर 2015 तक क्या कर देना है, प्रस्तुत ही कर देना है। अक्टूबर 2015 तक आप क्या करेंगे, इसको प्रस्तुत करेंगे अपने आईएनडीसी को। ठीक है, सबसे पहला देश कौन था, स्विट्जरलैंड ने 27 फरवरी 2015 को पहला अपना आईएनडीसी प्रस्तुत कर दिया। भारत के द्वारा भी 38 पृष्ठों का विस्तारित आईएनडीसी को प्रस्तुत किया गया। अब भारत ने क्या क्या कहा, आईएनडीसी प्रस्तुत करते समय भारत ने कहा कि जो हमारे देश की कुल जीडीपी है, उसकी उत्सर्जन गहनता को प्रतिवर्ष यानी को 2030 तक हम क्या कर देंगे, 2005 के स्तरों से 33 से 35% तक कम कर देंगे हम, है ना। यानी हम जीडीपी का जो उत्सर्जन गहनता है, जो हर साल हम अपनी जीडीपी को ग्रोथ करने में जितना उत्सर्जन करते हैं, इसको हम 2005 के स्तर पे लेकर के आएंगे। कितना लेकर के आएंगे, कमी कितनी करेंगे, 2005 के स्तर से 33 से 35%। अभी कमी कैसे होगी, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, डेवलपमेंट तो बंद नहीं कर देंगे, काम तो अभी भी चलता रहेगा। तो अभी देख रहे हैं ना, अब देखेंगे आप तो जैसे कि वनीकरण ये व्यापक स्तर पे चालू हो गए, हर जगह पे सरकार सक्रिय है। ये सब कैसे, पेरिस समझौता भाई, पेरिस समझौता। इतने सारे अंतरराष्ट्रीय समझौतों से हम बंध चुके हैं कि हमको काम करना ही पड़ेगा। लगातार सौर ऊर्जा को लेकर सरकार काम कर रही है, पवन ऊर्जा को लेकर काम कर रही है, जल विद्युत ऊर्जा को लेकर काम कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि हम इतने सारे समझौतों से बंध चुके हैं। तभी स्वच्छ ईंधन को हम लोग उज्ज्वला योजना लेकर के आ रहे हैं कि नहीं अब स्वच्छ ईंधन ही प्रयोग करना है, हमें कार्बन एमिशन कम करना है, ये बिल्कुल निर्धारित हो चुका है। तो भारत सरकार ने क्या कहा अपने आईएनडीसी में, क्या कहा कि मैं सब लिखवा दूंगा, एक एक चीज लिखवाऊंगा, पहले सिर्फ समझो खोल के दिमाग में। एक बार समझ में आ गया पेरिस, क्योंकि अभी पेरिस आया नहीं है। पेरिस 2015 में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ, प्रभावी नहीं हुआ। प्रभावी होगा 2020 से। अब ये क्या होता है, अभी देखो तो कोविड-19 के कारण से थोड़ा परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन क्या होता है इसको भी जानेंगे। पेरिस समझौता इसके तुरंत बाद समझाऊंगा, पहले आईएनडीसी समझ लो। तो भारत ने क्या कहा कि हम अपने जीडीपी के उत्सर्जन गहनता को वर्ष 2030 तक क्या करेंगे, 2005 के स्तरों से 33 से 35% तक कमी करेंगे, है ना। और इससे क्या होगा, 3.59 बिलियन टन CO2 के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। हम कितना CO2 उत्सर्जन कम करेंगे 2030 तक, 3.59 बिलियन टन, है ना। 3.5659 बिलियन टन CO2 को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने कहा कि हम 2030 तक वनाकरण बढ़ाएंगे। अभी हमारे यहाँ कितना है, 24%, है ना, 24% के आसपास है। हमें 33% का लक्ष्य है भारत सरकार का कि 33% हमें वनीकरण करना है ना। आमतौर पे इतना होना भी चाहिए। 2030 तक अतिरिक्त वनाकरण और वृक्षावरण करेंगे, हम बड़ी मात्रा में वनीकरण करेंगे, वृक्षावरण करेंगे। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, 2.5 से 3 बिलियन टन, 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, कार्बन सिंक बना देंगे, जिसके माध्यम से क्या होगा, कार्बन जो वन होंगे, यदि हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे तो उसको अवशोषित कर लेंगे, है ना। वनों का काम, वन क्या करते हैं, कार्बन सिंक का CO2 ग्रहण करते हैं ना। तो हम इतना बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे वनीकरण करने का प्रयास करेंगे कि जिससे 2.5 से 3 बिलियन टन तक कार्बन अवशोषण हो जाएगा, कार्बन सिंक क्रिएट हो जाएगा। दूसरा लक्ष्य बनाया भारत सरकार ने, कहा कि हम 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात
हम नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने का लक्ष्य कितना रखा गया, 175 गीगावाट कर दिया गया, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा हमें विकसित करनी है, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा, 10 गीगावाट बायोमास ऊर्जा और 5 गीगावाट लघु जल विद्युत परियोजनाएं। इनके माध्यम से हम क्या करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा को हम डेवलप करने का काम करेंगे। देखो हमारे लक्ष्य हैं, जो आईएनडीसी मैंने क्या बताया कि हर राष्ट्र को अपना लक्ष्य प्रस्तुत करना है कि आप क्या करोगे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने, यही आईएनडीसी है ना। अगला है, इसके फलस्वरूप भारत टोटल कितना कम करेगा, भारत टोटल काम करेगा 320 मिलियन टन CO2 जो है प्रतिवर्ष उत्सर्जन में कमी करेगा। भारत प्रतिवर्ष कितना कम करेगा, 320 बिलियन टन जो है भारत CO2 कम करेगा। तो हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करेंगे, 320 मिलियन टन CO2 जो है हम प्रतिवर्ष कम करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने कहा कि हम वनीकरण करेंगे, हम नवीकरणीय ऊर्जा लगाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे। तो हमने अपना एक लक्ष्य हमने भी निर्धारित किया, आईएनडीसी अपना दे दिया। ठीक है, कब देना था, अक्टूबर 2015 से पहले देना था। इसके बाद आपका हुआ COP21, इसके बाद आपका हुआ COP21 पेरिस समझौता। अब समझिए पेरिस समझौता क्या है। ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2000, पहले इसकी डेट 11 दिसंबर थी, बाद में एक दिन बढ़ाई भी गई। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये चला, ठीक, इस समझौता में। इसमें करना क्या था, वैश्विक ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन पर नए वैश्विक समझौते को संपन्न किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया क्योटो की अवधि समाप्त होगी तो हमें नया समझौता लाना था, पेरिस समझौता वो ये था। ठीक है, नए वैश्विक समझौतों को संपन्न किया जाएगा जो जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने की दृष्टि से एक प्रभावी कदम होगा। ठीक, उद्देश्य क्या है इसका, ग्रीन हाउस गैसेस को काफी हद तक कम करना ताकि सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि, अब देखो ये मेन है, ये याद रखिएगा, यही इसका सबसे मूल मंत्र है। पेरिस समझौते में कहा गया कि ग्रीन हाउस गैसेस को हमें इतना कम कर देना है, ग्रीन हाउस गैसेस को हमें इतना कम कर देना है ताकि इस सदी में यानी 21वीं सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि जो हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रखा जा सके। कितना कम रखा जाए, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जो औद्योगिक इरा से पहले का टाइम था, औद्योगिक इरा, औद्योगिक क्रांति 1870 से प्रारंभ होती है ना, तो पूर्व औद्योगिक इरा यानी कि 1870 से पहले की अवधि में जो तापमान था, उस तापमान से जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो पृथ्वी गर्म हो रही है, उसको कितना करना है हमें, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा जा सके। ठीक है, इतना तो इससे हमें कम रखना है। दूसरी चीज, संभव प्रयास हमें यह करना है कि हम इसे 1.5 डिग्री 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो हमें कम करना ही है। लक्ष्य हमने 2 डिग्री सेंटीग्रेड का रखा है, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए 1.5 डिग्री से, अर्थात हम सक्रिय प्रयास करेंगे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो कम से कम रहे। क्या, ग्लोबल वार्मिंग में जो तापमान बढ़ रहा है वो इससे ज्यादा नहीं हो। ठीक है, तो पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान कम रखने की बात कही गई, और यदि संभव हुआ तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा प्रयास होगा कि हम इसे कम रखेंगे, अर्थात 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखने का सक्रिय प्रयास किया जाएगा। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया पेरिस समझौते में। क्योटो में क्या था कि 2000 पहली प्रतिबद्धता में था कि 1990 के स्तर का हमें 5% कम करना है, और दूसरी प्रतिबद्धता में क्या था, 18% कम करना है। इसमें क्या किया गया, पूर्व औद्योगिक इरा से पहले की बात की गई। पूर्व औद्योगिक अवधि में जो तापमान था उससे हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, है ना। ये हमने सक्रिय प्रयास करना है, अन्यथा 2 डिग्री से कम रखने का प्रयास रखना ही है, इससे ज्यादा ना बढ़े। वैज्ञानिक इससे बहुत गंभीर बातें कर रहे हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 21वीं शताब्दी में जिस तरीके से अभी विकास चल रहा है, यदि इसी तरीके से चलता रहा तो तापमान, पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ जाएगा, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान बढ़ने पर भी मानव का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। अभी मैं पेरिस समझौते को आपको क्रिटिसाइज ये पक्ष लिखवाऊंगा, लेकिन फिर भी ये लक्ष्य निर्धारित किए गए। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं। पेरिस समझौते को अब चूंकि अब देखो पूरा समझौता बनाना है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना है, तो एक पूरा का पूरा क्योटो की तरह आपको मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, है ना। तो पेरिस समझौते को 27 आर्टिकल हैं, 27 आर्टिकल में से 6 आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। यदि ये 6 आर्टिकल आप समझ जाएं, 6 आर्टिकल समझ जाएं, जैसे कि आपने क्योटो समझा है ना अच्छे से, क्योटो में क्या है, एनेक्स कंट्री, नॉन एनेक्स कंट्री ऐसे बांट दिया गया, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं बंटवारा किया गया। एनेक्स कंट्री को बाध्यता लगा दी गई कि भैया आपको
क्या करना है, तापमान कम करना ही है। नॉन एनएक्स को ऐसी बाध्यता नहीं लगाई गई थी और एनएक्स को यह भी कहा गया था कि आप NX2 बनाई गई थी उसमें एक कैटेगरी जिनको वित्त पोषण करना था विकासशील देशों को। यहां पर भी वही मैकेनिज्म बनाया गया। अभी लेकिन ये पूरी चीजें क्लियर नहीं है। क्लियर अब देखो क्या होता है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। COP 25 में तो कोई चीजें निकल के नहीं आई, लेकिन COP 26 में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैकेनिज्म इसमें भी एक बाजार तंत्र बनेगा, जैसे कार्बन ट्रेडिंग आपने देखा था उसमें बना था, कार्बन ट्रेडिंग बना था ना, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को आप बेच सकते हैं, कार्बन रिस्टॉक, कार्बन क्रेडिट, है ना। तो यहां पर भी एक बाजार तंत्र बनाया जाएगा जिसमें कोई एक देश किसी दूसरे देश में हरित परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा और क्रेडिट खरीदने और बेचने का हकदार होगा। तो सबसे पहले इसका आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 पेरिस समझौते का कहता है कि हम एक बाजार तंत्र बनाएंगे तभी कोई प्रभावी होगा। कहीं ना कहीं से इसको हमें इंटरेस्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो क्या किया जाएगा, एक बाजार तंत्र बनाया जाएगा। दूसरा, एक वित्त की व्यवस्था रखी जाएगी और वित्त की व्यवस्था रखी गई है 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष। 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष 2020 से, इसी साल से। अभी इस पे भी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं बन पाई है कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष, 100 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष मुहैया कराएंगे ताकि वो अपने आप को ग्रीन टेक्नोलॉजी में बदल सके। तो इसके लिए एक फंडिंग की व्यवस्था आर्टिकल 9 में रखी गई है ना। इसके अलावा आपको आर्टिकल 10 है इसका, प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण। हम प्रौद्योगिकी को डेवलप करके उसको हस्तांतरित भी करेंगे। इसके बाद आर्टिकल 11 इसका क्षमता निर्माण का है कि हमें कैपेसिटी डेवलप करना है कि ग्रीन हाउस इमिशन से यदि होता भी है तो उसको हम किसी तरीके से हमारे पास कार्बन सिंक अवेलेबल हो। इसके बाद आर्टिकल 13 कहता है कि हमें पारदर्शिता ढांचा बनाना है। पारदर्शिता ढांचा में यही है कि प्रत्येक देश क्या करेगा, पारदर्शिता ढांचा में यह बनाया गया है कि प्रत्येक देश दूसरे देश की रिपोर्टिंग करेगा, बताएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कितना कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो, स्पष्ट रहेगा। तो इसमें एक पूरा का पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम भी रखा गया है और यह पारदर्शिता ढांचा यह निर्धारित करेगा कि किस देश ने कितना कार्बन एमिशन किया, किसने कितना कम किया। आर्टिकल 14 इसका ग्लोबल स्टॉक टेक की बात करता है। ग्लोबल स्टॉक टेक के अंतर्गत क्या है, यह जलवायु से लड़ने में प्रत्येक देश की प्रतिबद्धता और उसकी कार्रवाइयों की आवधिक समीक्षा करेगा कि किसने कितना किया, है ना। समीक्षा करेगा और उसमें कितना सुधार किया जाना चाहिए, कितना किया, क्या इफेक्ट रहा। तो एक तरीके से पूरा का पूरा मूल्यांकन वाली बात है। तो आर्टिकल 14 इसका क्या है, आर्टिकल 14 ग्लोबल स्टॉक टेक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 6 महत्वपूर्ण इसके जो आर्टिकल हैं इसको यदि आप पढ़ें तो पेरिस समझौता समझ जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल की तरह एक ऐसा फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म बनाना है जिसके माध्यम से कार्बन एमिशन हो सके और हमें प्रयास करना है कि 2050 तक हम कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर दें। ये प्रयास करना है सभी देशों को, लेकिन अभी इसमें बहुत उपापोह है। अभी तक ये कुछ रूपरेखा स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसके तहत विकसित देशों को जलवायु वित्त, है ना, इसके लिए एक हरित जलवायु कोष बनाया गया है, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है। तो विकसित देशों को जलवायु वित्त के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए विकासशील एवं विकसित देशों को मदद करनी चाहिए। और इसके लिए कितनी मदद करनी है इनको इतनी मदद प्रति वर्ष 2020 से प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर की मदद की प्रतिबद्धता की बात कही गई। लेकिन अभी 100 अरब डॉलर कौन देगा, कैसे देगा, कितना देगा, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। इसको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि इस समझौते से अमेरिका हट गया है। अब क्योंकि अमेरिका ही ग्रीन क्लाइमेट फंड पे सबसे ज्यादा देने वाला देश था, अब वही हट जाएगा तो फिर ऐसी स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। तो अमेरिका अभी इससे हटा है। अब देखो COP 21 पेरिस समझौता आपको समझ में आ गया होगा क्या था। COP 21 इसलिए 21 में यह बनाया गया जब क्योटो प्रोटोकॉल खत्म होगा तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन को लेकर हमें क्या करना है, आगे की रणनीति। और इसके लिए भी पूरे मानक निर्धारित किए गए कि जो औद्योगिक एरा से पहले है उसमें हमें टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ने देना है और प्रयास करना है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही रहे, इतना रहे, ये प्रयास किया गया। और इसको लेकर एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म बनाया गया जिसके तहत विकसित देश विकासशील देशों को पैसे देंगे। पेरिस समझौता आसान भाषा में, देखो मैंने अभी ये बहुत टेक्निकली है, लिखवाऊंगा अभी पूरी चीजें, तब आपको समझ में आ जाएंगे। अब मुझे एक बार आप लोग स्पष्ट करें कि क्या आप सभी पेरिस समझौते के इस पक्ष को समझ पाए हैं कि नहीं, ये बताएं, समझ पाए कि। तो पेरिस समझौता के बाद इसके बाद नेक्स्ट होता है COP 22। ये कब होता है, 7 से 18 नवंबर 2016 में।
अब चूंकि COP 21 में पेरिस समझौता में नए मैकेनिज्म के बारे में चर्चा हुई, बड़े स्तर की वार्तालाप हुई। अब वो पूरी वार्तालाप को लेकर एक नियमबद्ध नियम प्रक्रिया, सभी समझौतों पे हस्ताक्षर करना है, पूरी प्रक्रिया चलेगी, है ना, एक प्रक्रिया चलेगी। अब इसको लेकर आगे लगातार अभी COP चल रहे हैं। तो COP 22 ये हुआ आपका कहाँ पे, मराकेश मोरक्को में, मराकेश मोरक्को में हुआ, 7 से 18 नवंबर 2016 में हुआ। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए, पहला हुआ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करवाए गए। भारत और फ्रांस, दो महत्वपूर्ण सौर पुत्र की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने दी थी। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील देशों से यह संकल्प लिया गया कि आप सभी, है ना, आप सभी किस तरीके से पर्यावरण को लेकर के, तो ये भी पूरा का पूरा यहाँ पर चर्चा हुई कि आप कैसे पर्यावरण को लेकर के कार्य करेंगे। तो जितने भी जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए देश थे, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील देशों से संकल्प लिया गया कि वर्ष 2050 तक अपनी 100% नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, जितने भी देश हैं ये अपनी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत किसे बनाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, जो अपनी ऊर्जा का स्रोत है वो नवीकरणीय ऊर्जा को बनाएंगे। तो जितने भी जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए अति संवेदनशील देश हैं, इसमें भारत भी आता है, आपका चीन है, भारत है, विकासशील देश हैं, और जितने डेवलप्ड देश हैं। तो अब हमें क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव्स पे ले जाना है, और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जो पर्यावरण के प्रति संवेदी है। नेक्स्ट आगे, ठीक है, अगला है इसमें जो देखे 2050 तक प्रति व्यक्ति CO2 को 2 मीट्रिक टन से कम करने की घोषणा भी COP 22 में की गई थी। इसके बाद अगला हुआ था आपका COP 23। COP 23 जर्मनी में हुआ, वान में हुआ, 6 से 17 नवंबर 2017 तक हुआ। कोई प्रभावी निर्णय यहाँ पर नहीं हो पाया। इसके बाद COP 24 हुआ, ये पोलैंड के कोटोविस में हुआ था, और ये 2 से 15 दिसंबर 2018 तक था। और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हुई थी, 2015 का जो पेरिस सम्मेलन था, इसमें जलवायु परिवर्तन को 2020 तक लागू करने पर आम सहमति बन गई कि भाई जलवायु परिवर्तन को हम क्या करेंगे। लेकिन अब मुद्दा वही है, यहाँ से अमेरिका अलग हो गया, 2017 से ही अमेरिका अलग हो गया इसमें। तो 2015 में पेरिस सम्मेलन में जो जलवायु समझौता हुआ 2020 में लागू करने पर आम सहमति बनी, और पेरिस समझौते के लिए नियम पुस्तिका बनाई गई, एक बुक रूल बनाई गई कि अब कैसे पेरिस समझौता पूरा संचालित होगा, उसको लेकर के। अब COP जो आपका अगला COP था 25, ठीक है, COP 25, पहले ये चिली में होना था, वैसे पहले ब्रिटेन में होना था, ब्रिटेन माफ़ करिएगा, पहले ब्राज़ील में होना था, लेकिन ब्राज़ील की सरकार ने इसको मना कर दिया। और इसके बाद जो है ब्राज़ील की सरकार ने मना किया, उसके तत्पश्चात जो है फिर आपका इसके बाद आपका ये मैड्रिड में, लास्ट में मैड्रिड में हुआ था, चिली भी नहीं कर पाया इसको, तो फिर अंतिम ये मैड्रिड में ही हुआ था, ठीक है। चलिए जो है फिर से COP जो इस साल होना है 2020 में होना है, ये बहुत कुछ निर्धारित करेगा। और इसके बाद जहाँ तक संभव है कि पेरिस आ जाएगा, और ये बहुत बड़ा निर्णय होगा जब अमेरिका में चुनाव होंगे। और चुनाव के बाद क्या होता है, क्योंकि अमेरिका का होना बहुत ज़रूरी है इस समझौते में, क्योंकि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, फंडिंग भी अमेरिका से बड़ी मात्रा में मिलती है। दूसरा, ग्रीन हाउस इमिशन में भी अमेरिका का सबसे बड़ा रोल है। तो पेरिस समझौते का भविष्य अब अमेरिका के हाथों में है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि पेरिस समझौता विफल हो गया, असफल हो गया, लेकिन उसके बारे में अभी चर्चा पर चर्चा हम आगे करेंगे कि ये सफल हुआ कि नहीं हुआ। विभिन्न कसौटियों में इसको हम तौलने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरा बस आज का प्रयास ये था कि आपको पेरिस समझौता समझ में आए, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपको लिखवाना चाहता हूँ, आप लोग लिखते भी जाइए साथ।